चलिए। तो इसलिए इससे पिछले वीडियो में हमने देखा भारत में राष्ट्रवाद का कारण देखा, सामाजिक कारण देखा, आर्थिक कारण देखा, राजनीतिक कारण देखा, और भी डिस्कस हम लोगों ने किया प्रथम विश्व युद्ध का। तो प्रथम विश्व युद्ध से क्या तात्पर्य था राष्ट्रवाद का, ये हमने पिछला वीडियो में आपको समझाया है। आप देखेंगे तो गौर से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रथम विश्व युद्ध का हमारे देश में राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य। अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में, ये इसका पार्ट 2 हो जाएगा, सत्याग्रह का विचार। तो आप देखेंगे सत्याग्रह समझेंगे हम लोग, सत्याग्रह क्या होता है। सत्याग्रह शब्द से ही पता चल रहा है, आप देखेंगे सत्याग्रह शब्द से ही पता चल रहा है, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्य के लिए आग्रह करना है ना, सत्य के लिए आग्रह करना सत्याग्रह का है। क्या सत्य के लिए आग्रह करना क्या कहलाता है? सत्याग्रह कहलाता है। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। तो ये ध्यान में देखना है बच्चों कि सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर और सत्य की खोज पर, सत्य की शक्ति और सत्य की खोज पर विशेष बल दिया जाता है। सत्याग्रह का विचार लाया किसने? आपको पता होगा, नाम आप याद होगा, बड़ा जाना पहचाना नाम है, बच्चा बच्चा जानता है उनका नाम। गांधी जी का नाम बच्चों के जुबान पर है, सभी लोगों के जुबान पर है। महात्मा गांधी जी को कौन नहीं जानता भाई, हमारे राष्ट्रपिता है। तो भारत में सत्याग्रह का जो विचार लाने का जो काम किया वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने किया। याद होगा आपको, महात्मा गांधी ने। देखेंगे गांधी जी जब भारत आए थे, तो गांधी जी भारत कब आए भाई? गांधी जी भारत कब आए, कहाँ से आए? दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए कब? दक्षिण अफ्रीका गांधी जी कब गए? 1893। ये भी पूछता है। तो आपको जितना चाहिए मैं उससे अधिक देने का काम कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए। दक्षिण अफ्रीका जाना कब हुआ? 1893। वापस कब आए? वापस आना 1915। कब आए? 1915 में आए। तो जब वापस गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, तो यहाँ पर स्थिति जो उन्होंने देखा, बड़ा कष्टदायक स्थिति देखा, बड़ा विचित्र स्थिति देखा। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए उन्होंने निर्णय लिया, उन्होंने प्रण लिया कि यहाँ जितने भी कष्ट हैं, यहाँ जितने भी कष्ट लोगों को हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, तमाम प्रकार के कष्ट को दूर करने का एक समय आया है। तो गांधी जी ने बीड़ा उठाया और गांधी जी ने सत्याग्रह के विचार को लेकर के चले। क्योंकि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, हम सभी जानते हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा परमो धर्म उनका सबसे बड़ा धर्म था। तो गांधी जी ने सत्याग्रह का सफल प्रयोग कब किया भाई? भारत आने से पहले दक्षिण अफ्रीका में किया। ध्यान देंगे, इन्होंने सत्याग्रह का सफल प्रयोग कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो सवाल पूछ सकता आपको कि गांधी जी भारत जब नहीं आए थे तो इससे पहले भी इन्होंने एक सत्याग्रह आंदोलन किया, कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। याद होगा आपको, दक्षिण अफ्रीका में भी रंग भेदभाव नीति चल रही थी। वहाँ भी वहाँ के जो गोरे लोग थे ना, वहाँ के अश्वेत लोग और जो भारतीय अश्वेत लोग वहाँ गए थे, उनके साथ भी भेदभावपूर्ण नीति वहाँ के गोरे लोग कर रहे थे। रंग भेद के खिलाफ गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वहाँ चलाया था भारत आने से पहले।
तो सवाल यदि आपके सामने बनकर आ जाए कि गांधी जी भारत आने से पहले सत्याग्रह आंदोलन कहाँ चलाए थे, तो दक्षिण अफ्रीका में चलाए थे। उसके बाद जब वो भारत आते हैं, कब आते हैं, 1915 में आते हैं। तो 1915 में आने के बाद आप देखेंगे कि इनका जो सफल प्रयोग रहा था सत्याग्रह, इनका जो सत्याग्रह का सफल प्रयोग जो रहा था वो कहाँ रहा था बच्चों, 1917 का चंपारण सत्याग्रह याद होगा आपको। गांधी जी का सफल आंदोलन जो रहा था, सफल सत्याग्रह आंदोलन जो रहा था, वो 1917 का 1917 चंपारण सत्याग्रह है ना, चंपारण सत्याग्रह भारत में पहला सफल आंदोलन किया था इन्होंने। तो गांधी जी के द्वारा पहला सफल आंदोलन कब किया गया था, 1917 में किया गया था। कहाँ किया गया था, चंपारण में किया गया था। चंपारण पड़ता कहाँ है, तो चंपारण बिहार में पड़ता है। सवाल पूछता है कि चंपारण भारत के किस प्रदेश में पड़ता है, तो चंपारण भारत के बिहार प्रदेश में पड़ता है। चंपारण बिहार का एक फेमस जिला है। तो वहाँ इन्होंने पहला सफल आंदोलन किया था 1917 में। ये तिनकठिया पद्धति के खिलाफ, तिनकठिया पद्धति के खिलाफ। तिनकठिया पद्धति थी क्या भाई, तिनकठिया पद्धति क्या था, तो प्रत्येक 20 कट्ठा में वहाँ के जो किसान थे ना, अंग्रेजों ने वहाँ के किसानों को बाध्य किया था कि भाई तुम्हारे पास जो ज़मीन है, जितनी ज़मीनें हैं 20 कट्ठा के एरिया में से 3 कट्ठा में आपको हमारे लिए क्या करना होगा, नील का उत्पादन करना होगा। क्या करना होगा, नील का उत्पादन करना होगा। अब नील के उत्पादन करने के लिए वहाँ के किसान राजी नहीं हुए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम नील का प्रोडक्शन करते हैं ना तो हमारी ज़मीन खराब हो जाएगी, ज़मीन बंजर हो जाएगी। क्योंकि नील जो है ना, वो नील की खेती जो है, नील की खेती करने से ज़मीन की उर्वरा शक्ति बहुत जल्दी घट जाती, उर्वरा शक्ति कम हो जाती। तो वहाँ के किसानों ने इसका पुरजोर विरोध किया, बोला भाई हम ऐसा करने वाले नहीं हैं। तो तिनकठिया पद्धति के खिलाफ सफल सत्याग्रह आंदोलन किया ये गांधी जी ने। अब हम बात करेंगे इसके बाद उन्होंने 1918 में, कब भाई, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में, कहाँ जाते हैं, गुजरात जाते हैं। गुजरात में जिला है, गुजरात का जिला खेड़ा जिला, और वहाँ पर 1918 में एक आंदोलन करते हैं। इसके बाद दूसरा आंदोलन करते हैं। 1918 का आंदोलन भी सफल रहा। इनका एक के बाद एक सभी आंदोलन सफल होते गए बच्चों। देखेंगे कि गांधी जी ने जो बीड़ा उठाया भारत को आज़ाद कराने का, भारत में तमाम प्रकार के सामाजिक वर्गों के उत्थान का, इसमें ये शुरुआती समय से सफल हो रहे हैं। 1917 में ये सफल हुए, 1918 में ये गए खेड़ा गए, जहाँ इन्होंने किसानों को मदद किया खेड़ा जिले में। और फिर ये जाते हैं गुजरात के अहमदाबाद में, गुजरात के अहमदाबाद जाते हैं। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है आपको पता होगा, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सवाल पूछता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। गुजरात की राजधानी अगर आपको पूछ दे तो सवाल बन करके आता है कि गुजरात की राजधानी कहाँ है। बड़ा इजी है, आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं राज्य और राजधानी, तो ये बड़ा इजी लग रहा होगा आपको। तो गांधी जी जिस नगर में रहते थे भाई, उसे हम कहते हैं गांधीनगर। तो गांधीनगर, तो गा से गुजरात और गा से गांधी, तो गुजरात की राजधानी कहाँ होगी, गांधीनगर। तो गांधीनगर राजधानी। आप देखेंगे कि वहाँ अहमदाबाद जाते हैं, अहमदाबाद जिसे भारत का मैनचेस्टर सिटी कहा जाता है। अहमदाबाद जिले में 1918 में ही मिल मालिक के विरुद्ध सफल सत्याग्रह किया। वहाँ के जो मिल मालिक थे ना, उनके विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन किया। तो आप देखेंगे कि एक के बाद एक आंदोलन इनका सफल होता है। पहला 1917 में, दूसरा खेड़ा 1917 में, और तीसरा अहमदाबाद खेड़ा 1918 में, और फिर अहमदाबाद 1918 में। तो एक के बाद एक आंदोलन इन्होंने करके और भारतीयों को प्रेरित किया, यहाँ के किसानों को प्रेरित किया, यहाँ के किसानों को प्रेरित किया, जगाया, देशभक्ति की भावना बढ़ी। लोगों को लगने लगा कि भाई कोई मसीहा आया। अगर हम लोगों का दुख कम करने वाला कोई व्यक्ति अगर भारत में अभी है हम लोगों के बीच, तो वो हमारे बापू जी, वो हमारे गांधी जी।
गांधी जी ने किया। अब हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट का। तो देखेंगे बच्चों, रॉलेट एक्ट क्या था। इसके बाद कहानी आती है, एक अलग मोड़ लेता, कहानी अलग मोड़ लेती है, और वो रॉलेट एक्ट 1919। जब गांधी जी के इस आंदोलन को अंग्रेजों ने देखा, तो गांधी जी के जो सफल सत्याग्रह आंदोलन देखा ना, अंग्रेजों ने घबरा गया। अंग्रेजों को लगने लगा कि ये कहीं ना कहीं तमाम प्रकार के लोगों को एकजुट करने का एक तरीका महात्मा गांधी अपना रहे हैं, और अगर इस तरह से गांधी जी एक के बाद एक सफल सत्याग्रह आंदोलन करते चले गए ना, तो हम लोगों को बहुत दिन तक यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। ये आभास हो गया, ये अंग्रेजों को प्रतीत हो गया, ये अंग्रेजों को आभास हो गया। ध्यान देंगे। तो इसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज एक एक्ट लागू कर देते हैं जिसका नाम है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट ये दुनिया का सबसे खतरनाक कानून, सबसे खराब कानून भारतीयों के लिहाज से। इस एक्ट के तहत क्या किया जाता था आपको पता होगा। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट नाम था उस व्यक्ति का। तो किसकी अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट लागू होता भाई? 1919 को। अब देखेंगे रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ, सवाल पूछेगा तो 1919 को। और किसने किया था? सर सिडनी रॉलेट ने किया था। इसके तहत क्या किया जाता था, इसका मेन पर्पस क्या था? तो इसका मेन पर्पस था भारत में राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना। इसका मेन जो पर्पस था, मेन एजेंडा जो था, मेन उद्देश्य जो था, भारत में राजनीतिक और क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने का था। अब इसके तहत उसने क्या किया? उसके तहत इसने, अंग्रेजों ने यहाँ पर कहा कि किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर, किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर पकड़ करके और 2 साल के लिए जेल में बंद कर दो। तो इस एक्ट का अगर डिफिनीशन आपको पूछ दे कि रॉलेट एक्ट किसे कहते हैं, रॉलेट एक्ट 1919 किसे कहते हैं, तो एक ऐसा एक्ट जिसके तहत शक के आधार पर किसी भी भारतीय को पकड़ करके जेल में 2 वर्ष के लिए बंद कर दिया जाता था, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट को जानते हैं ना, गांधी जी ने काला कानून कहा। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, इस एक्ट को गांधी जी ने अंधा कानून और काला कानून नाम दिया। बोला बहुत ही गलत कानून है ये अंधा कानून है। ये कैसा कानून है? ना इसमें वकील की जरूरत थी, ना ही अपील की जरूरत थी, ना ही किसी प्रकार का दलील सुना जाता था। तो ना वकील, ना अपील, ना दलील, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं था इसमें। तो आप इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कह सकते हैं। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बात मैंने की आपसे, बड़ा ध्यान देने की जरूरत है कि रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। देखेंगे आगे। इसके बाद कौन सी घटना घटती? इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती। कब? 1919 में। इसके बाद जो घटना घटती है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटती है। बच्चों आप देखेंगे ये भी घटना 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को घटती। तो मैंने अभी बताया आपको कि इस एक्ट के तहत भारत में जो अंग्रेजों ने देखा ना कि गांधी जी सारे लोगों को एकजुट करने लगे, गांधी जी सारे लोगों की समस्या का समाधान करने चले, तो अब जो है बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेजों ने एक के बाद एक अलग एक्ट लागू करके यहाँ के लोगों को खदेड़ने शुरू किया, यहाँ के लोगों को परेशान करने शुरू किए। क्या ये राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए काफ़ी नहीं थी? तो इन्हीं सब कुकृतियों के कारण भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना भरा, नो डाउट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब होती है भाई? 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ होती है ये घटना? कहाँ घटती है? पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग नामक एक जगह था। वहीं पर बैसाखी पर्व के दिन, याद होगा आपको,
पंजाब में एक फसली पर्व मनाया जाता है, बड़ा फेमस पर्व है वहाँ का, बैसाखी का त्यौहार था। तो सवाल बनता कि जिस दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना घटी, भाई उस दिन कौन सा मेला लगा हुआ था वहाँ पर, कौन सा पर्व मनाया जा रहा था? तो बैसाखी का पर्व मनाया जा रहा था, जहाँ पर लोग मेला में जमा हुए थे और अंग्रेजों के नीतियों के खिलाफ भी लोगों ने कुछ बात करने के लिए जमा हुए थे। तो दो प्रकार का मुद्दा, एक जो मुद्दा था अंग्रेजों के खिलाफ कैसे जाया जाए इस बात को लेकर, और दूसरी जो बात थी वो मेला घूमने लोग आए थे। अब वहाँ पर आप देखेंगे कि एक और कानून लागू था जिसे कहते हैं मार्शल लॉ। आज होगा आपको, क्या कहते हैं बच्चों? मार्शल लॉ कहते हैं, मार्शल लॉ। और मार्शल लॉ एक ऐसा लॉ है ना जिसमें अधिकार सैनिकों के हाथ में दे दिया गया था। वहाँ की सरकार ने कहा, अंग्रेजों ने कहा कि भाई सैनिक लोग, तुम लोगों को जो करना है सो करो, किसी भी लोगों को मारने के लिए हमसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मार्शल लॉ के तहत जो अधिकार वहाँ के सैनिकों को मिला, जो सैनिक का जो सुप्रीम था, आपको नाम याद होगा, जनरल डायर, जिन्होंने अपने एक इशारा पर वहाँ के अपने सैनिकों से वहाँ पर उपस्थित एक शांतिपूर्ण सभा में उपस्थित जितने भी लोग थे उस पर निहत्थे लोगों पर, बेकसूर लोगों पर गोलियां चलवा देता है। बड़ा हृदय विदारक घटना घटी। 13 अप्रैल 1919 का दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खराब दिन था। बच्चों ध्यान देंगे तो जनरल डायर ने निहत्थे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा देता है, जिससे काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पर मारे जाते हैं, काफ़ी संख्या में लोग हताहत होते हैं। आपको पता होगा जो बाग था ना, वो वहाँ अंदर जाने का भी एक ही रास्ता था, बाहर आने का भी वही रास्ता था, और रास्ता था ही नहीं वहाँ पर, लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, एक ही रास्ता बस था। बीच में बोला जाता है एक कुआं था जहाँ पर भगदड़ हुई, तो उस कुएं में बहुत सारे लोग गिर के और अपने आप को ईश्वर के प्यारे हो गए। मतलब बहुत बड़ी घटना घटी थी। उसके बाद हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन को देखेंगे। उसके बाद खिलाफत आंदोलन होता है। जब इस घटना को देखते हैं आप देखेंगे कि गांधी जी, तो गांधी जी को जब इस घटना के बारे में पूरा पता चलता है, सारे लोग एकजुट होते हैं, खास करके गांधी जी एक और आंदोलन करने पर उतरते हैं, और वो आंदोलन जो था वो खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन था भाई? खिलाफत आंदोलन। अब होता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन किसे कहते हैं? खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था? तो खिलाफत मतलब आप देखेंगे खलीफा से निकला हुआ। खलीफा क्या था? खलीफा मुस्लिम धर्म में खलीफा पद एक सर्वोच्च धर्म गुरु को कहा जाता है। उसका जो मेन जो धर्म गुरु होता है खलीफा, जिस पद पर जो बैठता है वो खलीफा कहलाता है। तो खलीफा एक पद है, किसी का नाम नहीं होता। अब बात रहा कि ब्रिटेन द्वारा तुर्की साम्राज्य, जब ब्रिटेन 1914 में संलग्न था प्रथम विश्व युद्ध में, तो आप देखेंगे कि ब्रिटेन ने तुर्की साम्राज्य का विघटन और खलीफा के पद को समाप्त करने के निर्णय से भारतीय मुसलमान नाराज हो गए। अंग्रेजों ने कहा था यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के मुस्लिम बंधुओं को कहा था कि भाई तुम्हारे खलीफा पद को कुछ नहीं होगा, बस घबराओ मत। तो एक वादा किया था, जिस वादे पर अंग्रेज नहीं कायम रह पाए, उस वादा से अंग्रेज मुकर जाता और वहाँ के खलीफा पद को चोट पहुँचा देता। अब वही वो समय था जब गांधी जी को लगा कि ये बहुत बेहतरीन समय है। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता करने का एक बहुत बेहतरीन समय ढूंढा, देखा कि भाई ये बड़ा बेहतरीन मौका है।
अभी यहाँ हिंदू मुस्लिम यूनिटी करने का बड़ा बेहतर मौका। तुरंत संपर्क किए यहाँ के दो मुस्लिम बंधुओं से। पता होगा आपको, दो मुस्लिम बंधु का नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। मैं आपको तमाम प्रकार के बातों को बता रहा हूँ इस वीडियो के जरिए, तो आप देखेंगे बड़ा बेहतरीन वीडियो आपके लिए होने वाला है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बड़ा बेहतरीन वीडियो, इस चैप्टर का काफ़ी सुंदर सा वीडियो आपके सामने जाएगा, आपके लिए जाएगा, यूट्यूब चैनल में जाएगा बच्चों। तो देखेंगे आप कि जितने भी मुसलमान बंधु थे ना, तमाम लोगों को एकजुट करने के लिए यहाँ कम से कम 2 मुस्लिम बंधुओं के साथ इन्होंने एक समिति का गठन करवाया, और वो खिलाफत समिति के नाम से जाना गया। आपको पता होगा खिलाफत समिति गठित करवाते हैं, जिसमें से खिलाफत आंदोलन का जो 2 मुस्लिम नेता थे ना, वो मोहम्मद अली और शौकत अली। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि भाई खिलाफत आंदोलन के 2 अग्रणी नेता कौन थे? यहाँ पर खिलाफत आंदोलन को नेतृत्व करने वाले कौन थे? तो 2 मुस्लिम बंधु थे, 2 अली बंधु थे, जिनका नाम मोहम्मद अली और शौकत अली। अब इन दोनों के लीडरशिप में भारत में क्या होता है, 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हो जाता है। तो खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में कब होती है? 1919 में ही होती है। खिलाफत के मुद्दा को उठाकर, खिलाफत के मुद्दा को उठाया किसने? गांधी जी। गांधी जी ने देखा ये बहुत बेहतरीन समय है जब हम हिंदू मुस्लिम एकता कर सकें। आइए आप देखेंगे गांधी जी का अगला कदम क्या था। पांचवा कारण जो हम लोग पढ़ रहे हैं राष्ट्रवाद का, भारत में राष्ट्रवाद के 5वां रीजन, तो असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने क्या कहा? यहाँ के लोगों को कहा, आपको पता होगा गांधी जी की एक पुस्तक हिंद स्वराज नामक पुस्तक, उस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा? कहा कि भाई अंग्रेजों को हमारे भारतीयों के सहयोग से ही यहाँ पर जगह मिल पाए। हम अंग्रेजों को हमारे मदद ने क्या किया, यहाँ पर इसको बैठाया। अगर हम भारतीय इसका किसी प्रकार का सहयोग ना करें तो 1 साल के अंदर बोरिया बिस्तर समेट करके इसको चल जाना पड़ेगा। दैट मीन्स किसी प्रकार का सहयोग नहीं करने पर जोर दिया। इन्होंने कहा हम अंग्रेजों का किसी प्रकार से अगर सहयोग नहीं करें तो इसे भाग जाना पड़ेगा, और इस बात को इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक में लिखा है ना, ध्यान रखिए। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था भाई? सवाल जब भी पूछते तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक। तो महात्मा गांधी ने 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी ने कब भाई असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1 अगस्त 1920 को होती। कब होती है? 1 अगस्त 1920 को। और पहली बार इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी थी। गांधी जी ने जो प्रयास किया, जितने संघर्ष किए गांधी जी ने और साथियों के साथ मिलकर के, उनका वो प्रयास सफल दिखा। इस असहयोग आंदोलन के दौरान सभी वर्गों ने भाग लिया था। गांधी जी ने देखा, तमाम देश ने देखा, पूरे देश ने देखा कि इस आंदोलन में सभी वर्गों की भागीदारी थी। इस आंदोलन के निम्नलिखित कार्य थे, बहुत सारे कार्य थे इस आंदोलन में। आप देखेंगे कि बहुत सारे कार्य की। तो कौन कौन से कार्य थे इस आंदोलन? गांधी जी ने क्या कहा इसके तहत? अगर हम डीपली समझें इसे तो सबसे पहले गांधी जी के इस बात से बहुत सारे कांग्रेसी नेता खुश नहीं थे। इनका कांग्रेस का जो खेमा था ना, वो असंतुष्ट था। उन्हें लगा कि ये शायद ठीक नहीं होगा। तो गांधी जी ने क्या किया? एक और बैठक बुलवाया, और बैठक बुला करके गांधी जी ने सबको समझाया। कहा कि भाई ऐसा नहीं होता, हमें अगर स्वतंत्र होना है, स्वराज की प्राप्ति करनी है तो एकजुटता लानी होगी। आपको संघर्ष करना होगा, आपको यूनिटी दिखाना होगा। फिर लोगों ने मान जाता है, लोग मान जाते हैं, और फिर देखते हैं कि इस आंदोलन के जो जितने भी कार्य थे, इन्होंने कहा कि भाई जितने भी लोग हैं ना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी लोग हैं सरकारी, जितने भी उपाधि
प्राप्त लोग थे उनको क्या करना होगा, जितने भी उपाधि प्राप्त है उसको आप लौटा दीजिए। तो इसको पूरा कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि इस आंदोलन के जो कार्य थे, मतलब जो काम करना था इस आंदोलन के तहत, इन्होंने कहा कि जितने प्रकार के जो हम सहयोग कर रहे हैं ना अंग्रेजों का, किसी प्रकार का सहयोग अब नहीं करना। जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो वकील हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, चाहे वो विद्यार्थी ही क्यों ना हो, जितने भी लोग हैं उनको अपना जितना भी काम कर रहे हैं अंग्रेजों के लिए, सबको त्याग दीजिए। जितने भी जो उपाधि जिसको प्राप्त हुआ है उस उपाधि को आप लौटा दीजिए। तो आप देखेंगे कि इसके तहत सरकारी उपाधियों, प्रशस्ति पत्रों को लौटाना, और फिर दूसरा जो कार्य था वो सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालत, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करना। बोला हम किसी प्रकार के विदेशी कपड़ों का प्रयोग अब नहीं करेंगे, हम कॉलेज का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके तहत विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया, स्कूल जाना बंद कर दिए, वकील अदालत जाना बंद कर दिए, विदेशी कपड़ों का होली जलाई गई, विदेशी कपड़ों को जला दिया गया, स्वदेशी का प्रसार किया गया, कताई बुनाई का प्रसार किया गया, और जो लास्ट जो कार्य था वो राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना कर दी जाती। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय विद्यालयों तथा पंचायती अदालतों की स्थापना की जाती। तो ये जो थे ये असहयोग आंदोलन के कार्य थे। असहयोग आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने जो यहाँ के लोगों को प्रेरित किया, बोला भाई अगर हम अंग्रेजों का सहयोग करते रहे ना तो बहुत समय लग जाएगा, तकरीबन जिंदगी भर हम अंग्रेजों को यहाँ से भगा नहीं पाएंगे। तो बच्चों, इस बिंदु के साथ आज का यह क्लास होता है समापन। इसका पार्ट 3 हम लेकर के आएंगे, पुनः आपके बीच इसका पार्ट 3 जाएगा और संभवतः वो लास्ट पार्ट होगा। तो आज का क्लास यहीं पर संपन्न करते हुए हम आप सबों से लेते हैं विदा। आप अपना ख्याल रखिएगा। क्लास कैसा लगा, क्लास कैसा है, रिस्पॉन्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।